ने देखा कि मिट्ठू तोता बदहवास होकर उसके घोंसले की तरफ आ रहा था। उसके पंख अस्त व्यस्त थे और उसकी आंखों में डर था। नमस्ते। टूनी ने बिना देर किए कुक्कू और गुड़िया को आवाज दी। बच्चों, जल्दी से वो मिट्टी का छोटा घड़ा लेकर आओ जिसे हमने कल बारिश के पानी से भरा था। और हाँ, वो ताज़ा नीम की पत्तियाँ और पिसी हुई हल्दी भी ले आना। कुक्कू और गुड़िया भागकर सामान ले आए। टूनी ने बड़े धैर्य के साथ अपने नन्हे पैरों से उन पत्तियों को पीसकर एक लेप तैयार किया। उसने बहुत ही कोमलता से नीली के पंखों पर वो लेप लगाना शुरू किया। घबरा मत नीली, ये नीम तेरी जलन को सोख लेगा और ये हल्दी तेरे जख्मों को भर देगी। ये सिर्फ रंग नहीं है, ये तो कुदरत की दवा है। दीदी, इसमें तो बहुत ठंडक है। मेरा शरीर जैसे फिर से जिंदा हो रहा है। पर दीदी, आप ये सब मुफ्त में क्यों कर रही हैं? आपके पास तो खुद खाने को दाना नहीं है। टूनी मुस्कुराई और बोली, नीली, मुसीबत में काम आना ही सबसे बड़ी कमाई है। मेरे प्यारे साथियों, आज मुझे समझ आया कि असली ताकत पंखों में नहीं बल्कि एकता में होती है। हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए वीडियो ऐसे ही लाती रहूंगी। प्यारे साथियों, इस वीडियो में कमेंट तो जरूर कर दीजिए। मैं इस वीडियो का टारगेट करता हूँ। इस वीडियो में व्यूज आना चाहिए 10,000 और लाइक करना चाहिए कम से कम 50 और इस वीडियो में सब्सक्राइब आना चाहिए कम से कम 20 और अगले वीडियो में मिलते हैं। और इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं दोस्तों। जब तक मेरी वीडियो का इंतजार करें। दोस्तों, मैं पिछले वीडियो में कहा था कि इस वीडियो में व्यूज आना चाहिए 10,000 और आपने सिर्फ 2,000 लोगों ने देखा है। तो कम से कम इस वीडियो को तो पूरा देखना है और इस वीडियो में 10,000 व्यूज भी जाना चाहिए दोस्तों, ताकि मैं वीडियो अच्छे वीडियो लाता रहूं। टुनी आज बहुत खुश थी क्योंकि उसके पति टुन्नू से आज उसने बड़े दिनों के बाद एक बात मनवा ही ली थी। वो अपने भाई किशन के घर
अरे बच्चे को क्यों डांट रहा है? बेटा, मैं 1 सप्ताह तेरे साथ ही हूँ। तू मुझे अपना कमरा नहीं दिखाएगा? रचना प्रतीक को लेकर उसके कमरे में चली जाती है। आप दीदी से कैसे बात करेंगे? मुझे तो डर लग रहा है, कहीं मना कर दिया तो क्या होगा? तू चुप रह, मैं कोई न कोई रास्ता निकाल लूंगा। बस अभी इस बारे में दीदी से बात मत कर। इधर टुन्नू ऑफिस पहुँचे तो उनके दोस्त अमर ने पूछा, क्या बात है यार, इतना उदास क्यों है? यार क्या बताऊं रचना, अपने भाई के घर गई है। तुझे तो पता है ये वही भाई है जो अपनी शादी में दहेज में कार मांग रहा था। मैंने इसे समझाया तो इसने कहा, मेरी हैसियत और तुम्हारी हैसियत में कितना फर्क है, ये कार मेरी हैसियत के आगे कुछ भी नहीं है। तुम मुझे मत समझाओ, वो तो पिताजी ने तुम्हें पसंद कर लिया, वरना तुमसे कहीं ज्यादा पैसे वाला लड़का मैं अपनी बहन के लिए देखता। सभी मेहमानों के सामने उसने मेरी बेइज्जती की। मैं और रचना उसी समय शादी में से वापस आ गए। आज 3 साल बाद वो कई दिन रचना को फोन कर माफी मांग रहा था। रचना ने उसे माफ भी कर दिया। कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। ये जरूर उसकी कोई चाल होगी, बिना मतलब वो किसी से बात भी नहीं करता। इधर अगले दिन किशन ने रचना से बात की। दीदी, मेरे व्यापार में बहुत घाटा चल रहा है, इसलिए हम वो पुराना पुश्तैनी मकान बेचना चाह रहे हैं। आप बस इन पेपर पर साइन कर दीजिए। लेकिन वहाँ तो मौ रहती हैं। वो मौ तो वृद्धा आश्रम चली गई। क्या तूने मौ को वृद्धा आश्रम भेज दिया? हाँ, ये मकान मैं अपनी पत्नी के नाम करना चाहता हूँ। आप बस इन पेपर पर साइन कर दीजिए। मेरे पति ठीक ही कहते थे, मुझे उनकी बात मानकर यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ये कहकर रचना घर से बाहर निकलकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है। वहाँ वह सारी बात बता देती है। सोनी चिड़िया की शादी नट्टू कबूतर के साथ होती है। सोनी चिड़िया पहली बार अपने नए घर में आती है। तभी घर के गेट पर बबली चिड़िया रास्ता रोक लेती है। बिना नेक दिए अंदर कहाँ घुसी जा रही हो भाभी? पहले मेरा नेक दो, फिर अंदर जाना। हाँ हाँ दीदी, मुझे सब पता है, लेकिन नेक तो तुम्हारे भैया देंगे। भैया क्यों देंगे? तुम्हारे पीहर वालों ने कुछ नहीं दिया क्या? सोनी बबली को नेक के रुपए दे देती है। ये तो बहुत कम है, पर चलो काम चला ले। नट्टू कबूतर और सोनी चिड़िया घर के अंदर आ जाती। अगले दिन नट्टू कबूतर कहीं बाहर गया था। तभी बबली सोनी से कहती है, सुनो भाभी, नट्टू मेरे से छोटा है और हमारे माँ बाप पहले ही नहीं है, इसलिए इस घर में मेरी हुकूमत चलती है। तुम्हें भी मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। ये आप क्या कह रही हैं दीदी? मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। तो ठीक है, आज से घर का सारा काम तुम करोगी। वैसे भी आज तक मैं तुम्हारे पति की देखभाल करती रही, अब तुम हम दोनों की देखभाल में लग जाओ। सोनी चिड़िया घर के काम में लग जाती है और बबली बैठकर हुक्म चलाती रहती है। एक दिन बबली और नट्टू कबूतर घर में बातें कर रहे थे। भाई, मुझे एक सोने का हार पसंद आया, मुझे वह चाहिए। भाई, मुझे एक सोने का हार पसंद आया, मुझे वो चाहिए। दीदी, मैं कभी आपको मना किया है क्या कुछ लेने को? लेकिन सोने का हार बहुत महंगा होगा, इस महीने शादी में बहुत खर्च हो गया है, आप अगले महीने ले लेना। ओहो, तो आ गया ना अपनी बीवी की बातों में। पहले तो तूने कभी किसी चीज को मना नहीं किया। जरूर सोनी चिड़िया ने तेरे कान भरे होंगे। अरे दीदी, ये आप क्या कह रही हो? मैं तो ये कह रहा था इस महीने काफी खर्च हो गया है हार, अगले महीने ले लेना। रहने दे, मैं कहीं और से पैसों का इंतजाम कर लूंगी। और वैसे भी जो हार मुझे पसंद है वो तो 2-4 दिन में ही बिक जाएगा। तभी सोनी चिड़िया वहाँ आती है। सुनिए जी, आप आज ही वो हार ले आइए, ये मेरे गहने ले जाइए, इनके बदले दीदी के लिए हार ले आइए। रहने दो भाभी, आप जिंदगी भर ताना मारोगी। मेरे माता पिता होते तो मुझे सब कुछ ला देते। ये सुनकर नट्टू सोनी के गहने बेचकर बबली के लिए हार ला देता है, जिसे पहनकर बबली बहुत खुश होती है। एक दिन बबली कहीं बाहर जाती है, तभी पड़ोस में रहने वाली मिट्टू तोती सोनी चिड़िया के पास आती है। अरे सोनी बहन, ये जो तुम्हारी नंद है ये बहुत मक्कार है। ये तुम्हारे पति को बेवकूफ बनाकर पैसे ऐंठती रहती है। इसके पास बैंक में बहुत पैसा है, तुम जरा इससे बचकर रहना। ये हर महीने गहने खरीदती है, ये बहुत लालची है। तुम्हारे आने के बाद तो ये सारा दिन बाहर घूमती रहती है। घूमने की उम्र तो तुम्हारी है। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? दीदी हमारे घर की मुखिया हैं, उनका सबसे पहला हक बनता है अपने भाई की कमाई पर।
अगर दीदी पैसे बचाकर बैंक में रखती हैं, तो क्या हुआ, वे पैसे बचा रही हैं, कहीं उड़ा तो नहीं रही। और रही बात गहने बनवाने के लिए, तो मैं बता, तू जितने गहने वो बनवाती हैं, उसमें से आधे मुझे दे देती हैं। अब आप अपने घर जाओ और फिर कभी मेरी दीदी के बारे बुरा मत बोलना। ये सुनकर मिट्टू तोती चुपचाप चली जाती है। कुछ सेमी बाद बबली चिड़िया घर आती है। भाभी, आप बहुत अच्छी हो। मैंने बाहर खिड़की से आपकी सारी बातें सुन ली। मुझे माफ कर दीजिए, मैं हमेशा आपको नौकरानी बनाकर रखना चाहती थी। अरे दीदी, आप बड़ी हैं, आप ये सब मत सोचिए। ये पड़ोसी तो हमसे जलते हैं और लड़ाई करवाना चाहते हैं। नहीं भाभी, वो सच कह रही थी, मैं ऐसी ही हूँ, लेकिन मैं आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। मुझे माफ कर दीजिए। उस दिन से दोनों खुशी खुशी रहने लगती हैं। कविता अपनी मम्मी सुनीता के साथ सुबह स्कूल जा रही थी। स्कूल पास ही में था, इसलिए माँ बेटी पैदल ही जा रही थी। रास्ते में कविता ने देखा एक छोटा सा बच्चा सड़क पर खेल रहा था। पास ही में उसकी माँ भीख मांग रही थी। कविता का मन था उसके साथ खेलने का। कविता ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी, मुझे भी इसके साथ खेलना है। बेटा नहीं, ये गंदे लोग हैं। देख, वो ठीक से नहाया भी नहीं है। चल, स्कूल के लिए देर हो रही है। मम्मी, वो इतना गंदा क्यों था? बेटी, वो भीख मांगने वाले गरीब लोग हैं। उनके पास न घर है, न कोई नहाने की जगह। यहीं पास में झुग्गी में रहते होंगे। बातें करते करते स्कूल आ गया। कविता को स्कूल छोड़कर सुनीता जी वापस घर आ गई। इधर कविता अपनी क्लास में बैठी कुछ और ही सोच रही थी। वो बेचारा तो स्कूल भी नहीं जाता होगा। जब वह पढ़ेगा नहीं तो उसे भी भीख मांगनी पड़ेगी। स्कूल खत्म होने के बाद सुनीता जी कविता को लेकर घर चल दी। कविता ने रास्ते में देखा, अब वो बच्चा वहां नहीं था, उसकी माँ भी नहीं थी। कविता बोली, मम्मी, वो बच्चा और उसकी माँ कहाँ चले गए? अरे मुझे क्या पता चल, पता नहीं कहाँ कहाँ तेरा दिमाग चलता रहता है। घर आकर भी कविता उस बच्चे के बारे में सोचती रही। अगले दिन सुबह कविता अपनी मम्मी के साथ स्कूल जा रही थी। तभी उसे एक जगह भीड़ दिखाई दी। सुनीता जी ने पूछा तो किसी ने बताया, बेचारी भिखारिन सुबह भीख मांग रही थी। तभी दूसरी ओर से आ रही तेज गाड़ी ने उसे उड़ा दिया। वही खत्म हो गई। अब पता नहीं इस बच्चे का क्या होगा। कविता ने देखा वही बच्चा अपनी माँ के पास बैठा रो रहा था। सुनीता जी और कविता आगे स्कूल के लिए चल दिए। कविता ने पूछा, मम्मी, अब इस बच्चे का क्या होगा? बेटा, अभी पुलिस वाले आएंगे, उसे ले जाएंगे। बाद में उसे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ देंगे। कविता को कुछ समझ नहीं आया। वो बहुत कुछ जानना चाह रही थी, लेकिन तभी स्कूल आ गया। दोपहर को स्कूल से आते समय कविता ने देखा वहां कोई नहीं था। घर आकर कविता ने खाना भी नहीं खाया। शाम को उसके पापा राकेश जी आए तो कविता ने कहा, पापा, वो जिस लड़के के बारे में मैंने आपको कल बताया था,